समाजवादी पार्टी ने जैसे ही मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव का नाम डिक्लेयर किया, बीजेपी ने फौरन ही परिवारवाद वाला राग छेड़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, परिवार को तरजीह दी है और अपने ही घर के सदस्य को टिकट दे दिया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ दूसरी पार्टियों का ही परिवारवाद नजर आता है, अपना नहीं। संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि कोई पार्टी अपने परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दे सकती। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए पूछा कि भाई के लिए तो प्रचार में नहीं गए अखिलेश, क्या पत्नी के लिए करेंगे प्रचार? सवाल वही, बीजेपी का आरोप, अखिलेश भूल गए अपना पुराना वादा, डिंपल की ललकार, बीजेपी का परिवार वाला प्रहार। आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। मैनपुरी का दंगल, एसपी से उतरेंगी डिंपल। वो बीजेपी थोड़े है कि वहाँ कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, वहाँ तो परिवारवाद ही चलता है। तो ये कोई चौंकने वाली तो बात नहीं है। मुझे लगता है कि चाहे आजमगढ़ लड़ना होगा तो भी, मैनपुरी लड़ना होगा तो भी वो उनका परिवार ही लड़ेगा। डिंपल के लिए अखिलेश करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। कि जब भाई लड़ा तो एक भी बार नहीं गए, रामपुर में कार्यकर्ता लड़ा तो एक भी बार नहीं गए, अब पत्नी लड़ रही है तो वहीं पर रहना पड़ेगा। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 100-200 गांव का दौरा करेंगे वो। तो चुनाव में देखिएगा, वहां नहीं जाएंगे प्रचार करने ना, वो अपनी पत्नी को जिताने के लिए गांव-गांव जाने का प्रयास करेंगे। तो जनता इस बार दौड़ाएगी खूब और मजबूती से उनको एहसास कराएगी कि अब आप डरा कर राजनीति नहीं करोगे, अब डट करके सब लोग मुकाबला आपसे करेंगे। मैनपुरी की जंग अब उतरेंगे चाचा शिवपाल। कमल चुनाव लड़ रहा है और कमल ही जीतेगा, और कमल जन जन तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के पहुंच गया है। एसपी का परिवारवाद, कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो परिवारवाद से लड़े, वो क्यों नहीं लड़ती है परिवारवाद से? परिवारवाद कहीं संवैधानिक कोई अवरोध तो है नहीं, संविधान में किसी प्रकार की रोक तो है नहीं, कोई गुनाह तो है नहीं। जिसके परिवार होगा वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, लड़ाता है। 3 उपचुनाव की जंग, कौन किसके संग? हमें सबका वोट मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। आधे से ज्यादा वोट हम अकेले होंगे और आधे में बाकी बचे हुए सब आधे से कम में होंगे, आधे में भी बंटवारा हम कर लेंगे। निश्चित रूप से जब जगह खाली हो जाता है तो वहाँ पार्टी को चुनाव लड़ाना पड़ता है। हम लोग एनडीए के घटक हैं, अटूट गठबंधन है, और जहाँ मोदी जी होगी, अमित शाह जी हों, वहाँ हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैनपुरी की महाभारत के लिए समाजवादी पार्टी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब बीजेपी के सामने चुनौती है काट तलाशने की, और इसी बीच बीजेपी ने अपना पुराना फैमिली पॉलिटिक्स वाले हथियार को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल लिया है। वहीं अगर शिवपाल यादव की बात करें तो वो अब भी शांत है, अभी उनके फैसले का इंतजार है। इसी पर करेंगे महाबहस। हमारे खास मेहमान कौन कौन मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जेपी सिंह, प्रवक्ता एसबीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं, और धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता बीएसपी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। और बहस को हम आगे ले जाएं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 साल पहले डिंपल यादव के चुनाव लड़ने न लड़ने को लेकर जो बयान दिया था वो देख लेते हैं एक बार। पार्टी टूट की कगार पे है, समाजवाद पे परिवारवाद हावी होता नजर नहीं आ रहा। अरे हमारा परिवारवाद, आपके भी तो परिवारवाद होगा। अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना परिवारवाद बताए। अगर आप बताना चाहते हो तो बीजेपी का परिवारवाद और हमारे परिवारवाद को जोड़ देना। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आती हूं। अखिलेश यादव के बयान को सुना आपने, उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ने का ही फैसला लिया गया। और इसी बीच बीजेपी ने फिर से वही आरोप लगा दिए हैं, हालांकि इस बार परिवारवाद नहीं, माइक्रो परिवारवाद वो कह रहे हैं।
अब वो कह रहे हैं कि भाई भतीजा भी नहीं, अब सिर्फ एक ही परिवार, और वो अखिलेश यादव जी का परिवार। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है, बौखला गई है। जैसे ही कैंडिडेचर का डिक्लेयर हुआ है, जैसे ही मैनपुरी के कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ है, अब ये परेशान है। अब इनको लग रहा है तो हम जीत तो पाएंगे नहीं, वहां तो लड़ना मुश्किल हो जाएगा। कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहा है, नामों की चर्चाएं चल रही हैं, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन इनका कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। कभी इसको मना रहे हैं, कभी उसको मना रहे हैं, भैया तुम लड़ जाओ, भैया नहीं हम नहीं लड़े, अरे भैया तुम लड़ जाओ। सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, भैया लड़ जाओ। कोई कह रहा भैया मैनपुरी में नहीं लड़ेंगे क्योंकि मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ है। आदरणीय नेताजी ने मैनपुरी में इतना काम कर दिया है कि वहां पे कोई जीतेगा नहीं, इसलिए आप क्यों हम लोग को परेशान करना चाह रहे हैं। बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए आप, मजेदार बात है। और बात को घुमा फिरा के कहा जा रहे हैं उन्होंने क्या कहा था। सारी डिबेट 4-5 दिन से आप कर रही हैं, लेकिन एक बार ये सवाल नहीं पूछती है कि भाई बीजेपी अपना कैंडिडेट क्यों नहीं फाइनल कर पा रही है। सवाल तो ये होना चाहिए ना। अनुराग जी, कल आप ही थे ना हमारे साथ इसी प्रोग्राम पर, कल आप ही थे हमारे साथ, कल यही सवाल हमने बीजेपी के सामने रखा था। खैर कोई नहीं, खैर कोई नहीं। एक और सवाल आपसे ही है, आप ही को बोलने का मौका है। अगला सवाल भी, क्या कोई डर था तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, जिनके नाम की चर्चा चल रही थी, वो पहले सांसद रह भी चुके हैं, तो उन्हें टिकट न देकर जिनके लिए, डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव ने कहा था, वो आपने सुना भी साफ साफ कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर यू टर्न ले लेना, अपनी ही बात से पलट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई डर था तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव को लेकर कि आगे भविष्य में कहीं वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव वाली स्थिति में ना आ जाए? हो गया आपका सवाल। आपका सवाल नहीं है, ये सवाल बीजेपी का है, आपको दिया गया है, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। ये आपको कैसे पता? सवाल नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि सवाल ही नहीं आपको पता आपने पूछा क्या है। आप सवाल ये आपको कैसे पता? अरे सुन तो, क्योंकि सवाल नहीं पूछ पा रही ना आप। चलिए ठीक है, आप अपना जवाब दे दीजिए। सवाल तो आपका आ गया, आपके पास आ गया ना। सवाल सुनिए, तो आप सवाल नहीं पूछ पा रही ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं मुझे पूछना क्या है। अभी कहते उनको दे दिया तो इनको क्यों नहीं दिया, इनको दे दिया तो उनको क्यों नहीं दिया, उनको दे दिया तो उनको क्यों नहीं दिया। अरे भैया, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ने कह दिया, जिसके नाम पे कार्यकर्ता ने सहमति बना दी, उसको टिकट मिल गई, क्योंकि कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता को पता है कि भाई इनको इस बार इतिहास कायम होना है। हाँ। अब बीजेपी जानती है कि वो परेशान हो गई है, फिर आपको सवाल दे रही है। आप यही आपका जवाब है ना कि कार्यकर्ताओं के कहने की वजह से अखिलेश यादव ने अपने बयान से यू टर्न लिया। अच्छा, अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया अपने बयान से कार्यकर्ताओं की वजह से, ये जवाब है, सीधे सीधे आपका जवाब है। हो गई बात खत्म, हो गई बात खत्म। सवाल अपनी जगह पर होता है, सवाल आपके खारिज कर देने से सवाल खारिज नहीं हो जाता, और आपके कह देने से नहीं हो जाता कि सवाल क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो बताइए, बीजेपी की स्क्रिप्ट आप पूछ रही हैं, अच्छी बात है। आपने तो भिजवाया था वो स्क्रिप्ट, आपने ही भिजवाई थी। आप भूल रहे हैं अनुराग जी, आपने ही भिजवाई थी वो स्क्रिप्ट। ठीक है, आपने ही भिजवाई थी वो स्क्रिप्ट। आनंद दुबे जी के पास चलूंगी, आनंद दुबे जी के पास चलूंगी। अरे आपके पास थैला है, बगल में चेक कीजिए, उस थैले में ही तो आप लेकर घूमते हैं। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आपसे सवाल है, आपका परिवारवाद नहीं है, विपक्षी दलों का परिवारवाद लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बीजेपी का परिवारवाद इससे अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? गोला गोकर्णनाथ हालिया उदाहरण है, ऐसे कई हैं, लेकिन गोला गोकर्णनाथ हालिया उदाहरण है जहां पर आपने अरविंद गिरी जी के बेटे को टिकट थमाया, वो जीत कर भी आए। जी देखिए, एक चीज मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख दूंगा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि परिवारवाद क्या होता है। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1992 में। 1992 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? 2, एक मुलायम सिंह यादव जी, एक अखिलेश यादव जी। पहले पिताजी रहे, अब पुत्र हैं, दोनों लोग रहे, और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं, और उन 10 में से कोई भी किसी परिवार से नहीं था। लेकिन यहाँ तो चुनाव लड़ने की बात है ना, यहाँ तो चुनाव लड़ने की बात है। अगर डिंपल यादव उस परिवार से आती, वो सांसद भी रह चुकी है, अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आती रही है, कई मुद्दों पर उन्होंने जनसभाओं को भी संबोधित किया, फिर उन्हें टिकट मिला, तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? हम कहाँ कह रहे हैं कि उनको टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने गलती की? नहीं, परिवारवाद की तो बात आप कह रहे हैं ना, आप क्या बदल रहे हैं? आप बदल रहे परिवारवाद के आरोप से, हट रहे हैं? नहीं,
ये परिवारवाद नहीं है, ये तो परिवारवाद में भी सीमित परिवारवाद है। ये तो अखिलेश यादव जी एमबीबीएस हो गए हैं। पूर्वांचल से लेके आप पश्चिम में चले जाइए, आपने पूरा परिवार बना रखा है। हर किसी के विधायक जो बना है उसके बाप बेटे चाचा कोई ना कोई उनका विधायक रहा है, पूरा परिवार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी अगर गोरखपुर से नहीं आते, अगर वो मठ से नहीं होते, अगर उनके पिता अमितनाथ जी एमपी नहीं होते तो योगी जी कहां से एमपी बन जाते? वो परिवारवाद नहीं है। ठीक है, ये पुरानी बात है। ऐसा लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था वही बातें फिर से हो रही हैं। ठीक है, 2022 का विधानसभा चुनाव बीता, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं, सबके सामने वो नतीजे हैं। संजय राणा जी के पास चलूंगी। संजय राणा जी, यहां पर आपसे सवाल है कि क्या जो सिंपैथी इस वक्त मुलायम सिंह यादव के, नेताजी के निधन के बाद एक सिंपैथी फैक्टर इस वक्त दिख रहा है, उस सिंपैथी फैक्टर का काट बीजेपी की ओर से परिवारवाद के रूप में किया जा रहा है, क्या ये हथियार काम करेगा? देखिए, ऐसा है कि परिवारवाद की जब हम बात करते हैं, चाहे वो धर्मेंद्र जी लड़ते, चाहे डिम्पल जी लड़े, दोनों परिवार की, चाहे वो चाचा के लड़के हो, चाहे धर्मपत्नी, बात एक ही होती, परिवार है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है। 1989 से जनता दल कह लीजिए, उसके बाद 1990 से सबसे समाजवादी पार्टी बनी है, तब से समाजवादी के पास ही रही है। ये सीट किसी के पास भी नहीं है और उसका वोट परसेंटेज आप देखेंगे 64 से लेकर के लास्ट जो चुनाव हुआ था मुलायम सिंह यादव के लड़ने का 2019 में तकरीबन 53.43% वोट मिला था। और इसका अगर आप पूरा ज्योग्राफी समझेंगे तो 12 लाख लोग, इसमें 3 लाख लोग तो यादव है और 2,60,000 तकरीबन लोधी राजपूत है, बाकी जाटा हो 2 लाख। तो देखिए, ये ऐसा है कि ये प्रतिष्ठा की सीट है, ये बिल्कुल मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी के कदम रखेंगे। जैसे ही उनको एक सुबुगाहट लगी कि शायद अपर्णा यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकती, शायद मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, शायद लड़ सकती, तो उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी का हटाकर डिम्पल जी का नाम आगे बढ़ा दिया, कैंडिडेट बना दिया। देखिए, ऐसा कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी अपनी प्रतिष्ठित सीट तो खोना नहीं चाहेगा, उसके लिए एड़ी जोड़ी का चोट लगाएंगे। शायद अखिलेश यादव जी यही कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग विषय है, यादव लोग उनके साथ हैं तो वही है। लेकिन क्या होता है ना, चुनाव जब होता है उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उलट फेर हो सकता है। और आपने रामपुर और राजनगढ़ में देखा है, अखिलेश यादव जी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते थे कि भाई उनकी पत्नी लड़े और हो सकता है जीते, हारे, वो सेकेंडरी जनता डिसाइड करेगी, लेकिन वो रिस्क लेने की इस समय हैसियत नहीं है, मतलब इस समय कोई भी चांस नहीं ले सकते, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया रहा भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1996 से पास या कोई भी पार्टी हो, अभी तक उस सीट को जीत नहीं पाई है। ये कहना कोशिशें बहुत हुई। जो एक अंतर था, वोटों का फासला था, मुलायम सिंह यादव एक छत्र राज उनका यहाँ पर रहा है 26 सालों से, और अंतर जरूर कुछ कम करने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन वो कामयाबी इस बार भी मिलेगी या फिर वो कामयाबी और बढ़ेगी, जीत में कन्वर्ट होगी, इसके लिए तो बीजेपी की ओर से कैंडिडेट पहले आए ना। बीजेपी तो अभी तो कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं कर पा रही है। आनंद जी, आपके पास आती हूँ, एक और सवाल आपसे, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। ऐसा क्या है, क्या अखिलेश यादव के चक्रव्यूह में, क्या डिंपल यादव के कैंडिडेट बनने से उस चक्रव्यूह में फंस गई है बीजेपी? नाम ही तय नहीं हो पा रहा है कि किसे आगे करें। क्या यादव फैक्टर काम करेगा, शाक्य फैक्टर काम करेगा, किससे आगे रखें? समाजवादी पार्टी तो यह भी कह रही है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं लड़ने को। मैं बता रहा हूं, देखिए, ये कोई चक्रव्यूह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के चक्रव्यूह और हर तरह के कुचक्र को तोड़ा है। आपने देखा, अमेठी में राहुल गांधी हार कर उत्तर प्रदेश से भाग गए, उनको केरल में जाके शरण लेनी पड़ी। जिसको ये लोग आजम खान का गढ़ बताते थे और जिसको आजमगढ़ को यादव परिवार का गढ़ बताते थे। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए प्रभु, अरे यार अनुराग जी, आपकी बड़ी खराब आदत है, हमेशा घुस जाते हैं बीच में, नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई लड़ना नहीं बोलिए, आप ही बोलिए। उनको पता है कि मैनपुरी में जो विकास किया है नेताजी ने, जिस तरह के सेफ्टी गांव को एक मॉडल बनाया गया है, जिसके अंदर में मेडिकल कॉलेज भी हो, स्टेडियम भी हो, स्कूल भी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, स्पोर्ट्स कॉलेज भी हो, तो वहाँ कहाँ खड़े हो पाएंगे? पार्टी नहीं है पता है कि जहाँ अखिलेश यादव का विकास हुआ है और बयान जारी करते हैं, नाम जारी करते हैं और कार्यकर्ता केवल जिनका भी नाम लेते हैं वो करने के लिए समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता। ठीक है, इस तरह से कैसे होगी बहस? सुन लीजिए अनुराग जी, इस तरह से कैसे बहस होगी? ये अपने समय में बोले, ये लगातार। अनुराग जी, आपके पास आऊंगी ना मैं। यही कोशिश होती है डिबेट को डिरेल करना।
अनुराग जी आपके पास आऊंगी। आप शांत रहिए। ठीक है, दोनों का ही ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, दोनों का ही ऑडियो डाउन कीजिए। जेपी सिंह के पास चलती हूँ, एसबीएसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी सिंह, आपकी ओर से तो कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया गया है और साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने ये दावे भी कर दिए कि जिस तरह से आजमगढ़, जिस तरह से रामपुर का गढ़ वो टूट गया, धराशायी हो गया, ढह गया, तो मैनपुरी का गढ़ भी बचेगा नहीं। क्या आधार है? क्या गठबंधन टूटने का ये दर्द है अखिलेश यादव को लेकर, इसलिए ये बयानबाजी, या कोई कैलकुलेशन भी है आपका? नहीं, बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि कोई कैलकुलेशन के बिना हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं तो गलत है। मैं यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा इस सीट पे यादव और साके की बात होती आ रही है, लेकिन यहाँ पे पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, तेली है, भोजी है, बंजारा है, लोधी है, अलग अलग जातियां हैं जिनका कभी भी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, जिनको कभी भी। मैं मैनपुरी सीट की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं रमाकांत कश्यप जी, वो ऐसी पिछड़ी जातियों की आवाज बनेंगे। और ऐसा नहीं है, वंचित को भी साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं। वंचित का मतलब ये होता है चाहे वो अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, जिनका शासन में, प्रशासन में कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाती है या वो पहुंच नहीं पाते हैं शासन या प्रशासन तक। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, वो यादव भी हो सकते हैं, वो शाक्य भी हो सकते हैं, वो बघेल भी हो सकते हैं। तो मैं उनकी बात भी कर रहा हूं यहाँ पर। तो उनके लिए आपको क्या लग रहा है कि इस गढ़ को तोड़ने में बीजेपी कामयाब होगी, इस गढ़ को तोड़ने में, या एसबी-एसपी की मौजूदगी? बिल्कुल नहीं, इसमें एसबी-एसपी की जो मौजूदगी है वो केवल त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए नहीं है, वो जीतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगभग नहीं खड़ा करेगी, बसपा ने भी मना कर दिया कि वो भी नहीं खड़ा करेंगे कैंडिडेट। तो अब रह जाती है सपा, भाजपा और सुभाषपा। और पीएसपीएल का जो प्रसपा है, नेता है, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे 3-4 दिन का समय दीजिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जीतेगा और इस गढ़ को तोड़ेंगे आप? 10 सेकंड, ठीक, नहीं, पूरी कीजिए बात, पूरी सेकंड और दीजिए। मैं एक और चीज, बिल्कुल, मैं एक और चीज बता दूं। अभी तक समाजवादी पार्टी कौन सी है वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। परसों ही गोरखपुर में माननीय सिपाही जी ने कहा कि हमारी जो प्रसपा है वही असली समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हमारी समाजवादी पार्टी। नहीं, आप जिनके साथ गए थे वही समाजवादी पार्टी ना, आप तो उन्हीं को असली मानते ना जिनके साथ आप गए थे। अरे 2022 में आप किनके साथ गए थे? असली समाजवादी पार्टी के साथ या नकली समाजवादी पार्टी के साथ? 2022 में आप थे ना समाजवादी पार्टी के साथ, क्या नकली समाजवादी पार्टी के साथ थे? वही वाली समाजवादी पार्टी है जिन्होंने डिंपल यादव को उतारा है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। बीएसपी से धर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, वक्त बीत रहा है। धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी ने खुद को दूर रखा है उपचुनावों से, लेकिन आज ही शाइस्ता परवीन जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं प्रयागराज से, और उन्होंने कहा कि वो मायावती से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पूरी तरह से अनाउंस करेंगी। लेकिन उन्होंने एक बात मैनपुरी को लेकर छेड़ दी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव को टिकट मिलना चाहिए था, डिंपल यादव को नहीं। डिंपल यादव तो बाहर ही हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया था, मुलायम सिंह यादव ने भी पैरवी की थी, तो वही फॉर्मूला यहां भी लागू होता है। ये बात कहां से आ गई? नहीं, मेनका जी, मुझे आप ये बताइए, आप किसी दूसरे के स्टेटमेंट को, भाई वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया अतीक अहमद की वाइफ ने, उससे मेरा क्या लेन देना? चलिए, तो आप इससे पूछिए ना, ये क्यों कहा, ये इत्तेफाक नहीं रखते ना इससे? ठीक है, अगला सवाल। तो इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ठीक है, बोलिए। मैं तो इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये तीनों पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं जो मैनपुरी के रण में उतरी हुई हैं। कोई कह रहा है गढ़, कोई कह रहा है किला। तो मेनका जी, मैं आपको बता दूं कि पहले किले और जो गढ़ ना वो ढहने के लिए बनते हैं, वो टूटने के लिए बनते हैं। आज समाजवादी पार्टी को परिवार के रूप में लौटना पड़ा। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम कभी नहीं लड़ाएंगे इनको। तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों अपने चाल चरित्र चेहरे को देखें, वो उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। भाई कल्याण सिंह का बेटा, उनका पोता, राजनाथ सिंह का बेटा आज मिनिस्टर हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, अमित शाह जी का बेटा। कोई भी ठीक नहीं, कोई भी शुद्ध नहीं, कोई भी शुद्ध नहीं। तो बीएसपी क्यों नहीं लड़ रही? अगर बीएसपी लड़ेगी नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा, जब
जो ऑप्शन होगा जनता के पास, उन्हीं में से तो एक के पास जाएगी ना जनता। नहीं, देखिए मेनका जी, बहुजन समाज पार्टी ज्यादा उपचुनाव नहीं, ठीक है, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा आऊंगी आपके पास, आवाज कट रही है। अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल और उठ रहा है कि अभी तक आजमगढ़ चुनाव हो, उपचुनाव या फिर रामपुर उपचुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए, गोला गोकर्णनाथ में भी नहीं गए, क्या अब मैनपुरी के लिए करेंगे प्रचार? देखिए सवाल ये है, मैं अब जो बड़ा सवाल है, आपने सभी लोगों से बात कर ली, मैं तो एक ही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना हल्ला मचा रहे हैं, कैंडिडेट इनको मिल नहीं रहा है, सबके दरवाजे जा रहे हैं, सबको मना रहे हैं, भैया तुम लड़ जाओ, भैया तुम लड़ जाओ, भैया तुम लड़ जाओ, कोई कैंडिडेट मिलने को तैयार नहीं इनको। सोचो ये हालत। इस सवाल का जवाब लूंगी उनसे, इस सवाल का जवाब उनसे लूंगी, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए ना। अरे मेरी तो मेरी नहीं सुन रहे थे तो मैं आपकी कैसे सुन लूं? आप लगातार बोले जा रहे थे मेरे समय में, मैं आपके समय में बोलना शुरू कर दे रहा हूँ। आप बताइए ना, आपके यहाँ तो न पार्टी है न प्रभारी है, सिर्फ परिवार ही भारी है, उसमें भी मारा मारी है। अब आप बताइए, आप क्या अखिलेश जी बैठे आदेश जारी कर देते हैं कि मेरी पत्नी डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ेंगी? यहाँ भाजपा में ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ संगठन बैठता है, फैसले लेता है, और जिसे सही समझा जाता है उसे चुना जाता है, उसे आगे चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप बता नहीं रहे हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, उधर की इधर मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, ना अनुराग भदौरिया जी ने दिया और ना ही आनंद दुबे जी ने दिया। अनुराग भदौरिया जी से मेरा सवाल है, क्या अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में उतरेंगे मैनपुरी में? आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है कि अब तक आपका कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ, किस फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है? बारी बारी से अनुराग जी आप। देखिए, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा कौन वहाँ स्टार प्रचारक होगा, कौन स्टार प्रचारक नहीं होगा, ये अनुराग भदौरिया नहीं डिसाइड करता। नेतृत्व कौन है? अखिलेश यादव तो है नहीं, प्रवक्ता तो है, प्रवक्ता तो है ना। इनसे आप इनसे पूछेगा कैंडिडेट इनका क्यों नहीं आया अब तक, क्या कोई लड़ना नहीं चाह रहा है वहाँ पे? मैं मेनका जी बता रहा हूँ, इनके अंदर की बात बता रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे। अरे भाई, ये मजे की बात है, बीजेपी समाजवादी पार्टी के अंदर की बात बता रही है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बीजेपी के अंदर की बात बता रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव जी आजमगढ़ नहीं गए, ये भाग रहे हैं। अरे आप कैंडिडेट बताओ ना। अरे भाग कौन रहा है? आप देख लीजिए, आजमगढ़ और रामपुर छोड़ के कौन भाग गया, ये देखिए। बताओ, आजमगढ़ और रामपुर छोड़ के भागा, ये देखने की जरूरत है। और आप चिंता न करिए, आप तो मैनपुरी छोड़ के भी भागेंगे, आप मैनपुरी छोड़ के। अच्छा ठीक है, आनंद जी सवाल अब आनंद जी से, सवाल अब आनंद जी से। अनुराग भदौरिया जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी 2 मिनट जरा उनको जवाब देने दीजिए। आप अगर बोलने लगेंगे उनको मौका मिल जाता है जवाब नहीं देने का। बोल रहे थे तो आप उनसे सुनिए, मेरे बीच में बोल रहे तो आप नहीं, आपने पहले मेरे बीच में। मैं तराजू लेकर कल से आऊंगी, तौल लिया करूंगी कि किसे कितना वक्त दे रही हूँ। ठीक है, अरे ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट नहीं मानती तो मैं आपका रिक्वेस्ट क्यों मानूंगा? आपने रिक्वेस्ट किया है तो मेनका जी मुझे बोलने दीजिए। सवाल आपसे ही होता है तो बोलने का मौका भी तो आप ही को मिलता है। आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है, आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है, आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है, क्यों नहीं बोलूंगा मैं? आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है कि ये बताएं, पहला ये कि इस बार की जो रणनीति होगी वो क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा? शाक्य पर आप बार बार भरोसा जता रहे हैं, लेकिन इस बार तो शाक्य हो या यादव हो और मुसलमान, ये जो 3 वोट बैंक है, इसे साधने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी का कहना है यादव तो हमारे हैं ही, मुसलमान हमारे हैं ही, शाक्य जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाया, तो उनको लग रहा है कि ये फॉर्मूला उनका काम करेगा। बीजेपी किस फॉर्मूले के आधार पर? अपर्णा यादव से कल मुलाकात की एक तस्वीर भी आई आपके प्रदेश अध्यक्ष की, उसके क्या मायने बताइए जरा। नहीं, देखिए, समीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण और कारण है समाजवादी पार्टी ने लगा के हर जगह देख लिया है, हर जगह उनको हार का ही सामना करना पड़ा है। चिंता न करिए, मैनपुरी भी हारेंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई ही हो जाएगी, इनको कुछ नहीं होना है। और एक चीज और बता दूं, ये कह रहे अरे भाई हमारी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया है, आपकी तरह कोई बादशाह थोड़ी ना। ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप करें। संजय राणा जी के पास चलूंगी मैं, संजय राणा जी के पास चलूंगी, प्लीज फेडर डाउन करें,
फेडर डाउन करें। संजय राणा जी, आपको क्या लगता है फॉर्मूला कौन सा काम करने वाला? यादव प्लस शाक्य प्लस मुसलमान, समाजवादी पार्टी ने जो चाल चली है, क्या ये जो कुल मिलाकर 8.5 लाख के आसपास ये वोटर हो जाते हैं? शाक्य वो हैं जिन पर बीजेपी दावेदारी करती रही है, साथ ही ब्राह्मण और गैर जाटों दलितों के भरोसे अब तक बीजेपी ने अपना यहाँ पर वोट शेयर बढ़ाया है, लेकिन क्या ये फैक्टर इस बार काम करेगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने चाल चली है। देखिए मेनका जी, अगर आप वोट के गणित से जाएंगे, परसेंटेज देखेंगे तो उसकी समाजवादी पार्टी का पड़ना इस समय बहुत भारी है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को एक नया ऐसा कैंडिडेट लाना पड़ेगा जो इस जाति को बिलोंग करता है, इसकी जाति परसेंटेज ज्यादा हो। अगर वो यादव लाते हैं तो भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि डिम्पल यादव बहुत बड़ा नाम है। आप समझिए कि कोई भी यादव लाएंगे तो जीत नहीं सकती है। फिर मान लो जाटव ले आते हैं जो 2 लाख वोटर है तो भी मुश्किल है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट मुश्किल है, उनको ही पता है। तो ऐसे कैंडिडेट की तलाश में थे जिससे परसेंट कम से कम अगर हारे भी तो इज्जत के साथ हारे। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा कि चुनाव कैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट क्या होगा। कि मैनपुरी जो सीट है पिछले 20 साल ये रख लीजिए और 10 साल 30 साल से 32 साल से समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, आनंद जी जवाब दीजिए। उसके पास है। आनंद जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए कैंडिडेट जब आएगा हम चुनाव में जाएंगे और पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और पूरी भरोसे के साथ कहते हैं कि मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर में हमने इनके मिथक को तोड़ने का काम किया है, हमने इनके गढ़ और किले को तोड़ने का काम किया है, इनके चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया है। और उस दिन भी अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ डिबेट में सब बड़ी बातें कर रहे थे। और जब ठीक है, देखिए वो समीकरण यहाँ नहीं चलेने वाला। जब रिजल्ट ऐसा होगा ठीक है, बड़ा फेल हो जाएगा और समीकरण फेल ना होता तब तक आपका कैंडिडेट अनाउंस हो गया होता। ठीक है, देखा संजय राणा जी भी साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर। अनुराग भदौरिया, एक सवाल और है आपसे। शाइस्ता परवीन जी ने आज कहा, हालांकि आप ये कहते कि समाजवादी किसी के भी कहने की परवाह नहीं करते, लेकिन एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। शाइस्ता परवीन जी ने एक बात कही है कि शिवपाल सिंह यादव को टिकट देना चाहिए था। शिवपाल सिंह यादव के साथ कनेक्शन जुड़ा है बुजुर्ग यादवों का, यादव भाइयों का, जो मुलायम सिंह यादव के साथ भी जुड़े हुए थे, और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे भी कनेक्ट करते हैं ये बुजुर्ग यादव। तो शिवपाल सिंह यादव को टिकट न देकर उन बुजुर्ग यादव वोटों को आप अपने आप से दूर कर रहे हैं, ये एक उन्होंने थ्योरी दी है। इस थ्योरी पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं कुछ कहता हूं तो आप उस पर तो सवाल नहीं पूछते, इसलिए समाजवादी पार्टी है कौन, मैंने कितनी बार बोला है, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से सलाह मशवरा करके अपने कैंडिडेट को तय करती है। अब हमारा कैंडिडेट जब से डिक्लेयर हुआ है तब से इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अभी इतनी देर से पूछ रहे थे उनको क्यों नहीं लड़ाया, इनको क्यों नहीं लड़ाया, उनको क्यों नहीं लड़ाया। अरे हमारा सशक्त मजबूत कैंडिडेट है, ऐसा कैंडिडेट हमने उतारा है कि इनके ये भागे घूम रहे हैं। अब इनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, अब कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो परेशान है। तो क्या कुछ तब आपको डिबेट दे देते हैं कि मेनका जी ये डिबेट लीजिए, शाम को इसी पे चलाइए। 4-5 दिन से आप इसी पे डिबेट कर रही हैं। अरे थोड़ा सा महिला समस्या आपकी इतनी बड़ी कैंडिडेट आपकी तरफ से इतना बड़ा चेहरा उतारा गया है डिम्पल यादव, और आपको लगता है कि चर्चा की बात नहीं है। आप सुनेंगे नहीं, आपका पलड़ा भारी है, टूट जा रही, उस पे भी आप कह रहे हैं, और उसके बाद भी आपको लगता है कि ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव को अपनी बात से पलट जाना पड़ा, उसके बाद भी आपको लगता है ये मुद्दा नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पलट जाना पड़ा। वो क्षेत्र जो आपके दिल के करीब है, मैनपुरी, उसको लेकर चर्चा कोई मुद्दा नहीं है। आपको चिंता इस बात की है कि आपको मुद्दा दिया गया है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आप किसी तरह गर्म करो, थोड़ा बहुत कुछ बन जाए बात। अनुराग भदौरिया जी, किसी पर भी निजी कमेंट कर अभी तक तो कोई फायदा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी को अभी तक तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो आपको कैसे लगता है कि आगे फायदा हो जाएगा? आपको थोड़ा तरीका बदलना चाहिए अपना, आपको थोड़ा तरीका बदलना चाहिए, तथ्यों को भी पढ़कर आना चाहिए, जो सवाल हो उसका जवाब भी देना आना चाहिए, जवाब होना चाहिए, ना कि सवाल के बदले सवाल। थोड़ा पढ़ के आइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहस में शामिल होने के लिए। बाकी तो जनता जनार्दन सब देख ही रही है कि किसने क्या चला है, किसकी क्या नीयत है और किस तरह से लड़ाई में अपने वो चौसर को बिछा रहा है। आगे जो फैसला होगा वो भी जनता जनार्दन का ही होगा। धन्यवाद आप सभी का, और बाकी की खबरों के लिए रुख कर लेंगे अपने सहयोगी शीनम का।